हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो चल रही है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब हमारा सतत और जो समग्र मूल्यांकन है वो क्या होता है। हरियाणा राज्य में जैसे हमारा जो सतत एवं समग्र जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है वो शुरू किया जा चुका है। इसमें पहली कक्षा से लेकर जो 8वीं कक्षा तक कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के जो निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों में जब उनको शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसके शिक्षा प्रदान करने के हर एक जो पक्ष का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि विद्यार्थी की जो सर्वांगीण विकास है उसके में सहायता हो सके। यह जो सतत समग्रता का जो मूल्यांकन है वो हमारा स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवैल्यू है, इसमें 20% का जो अधिगम है वो दिया जाता है, अधिमान है वो दिया जाता है, उसको 20% की वेटेज दी जाती है। तो इसमें मूल्यांकन के लिए जो इकाई प्रतियोगिताएं हैं, इकाई जो परीक्षाएं हैं या परियोजना कार्य है वो करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसका आशय मूल्यांकन की उस प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है कि किस किस पहलुओं से जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास है और वो होता है। सर्वांगीण विकास में उसका शैक्षिक विकास आ जाता है, उसका व्यक्तित्व विकास आता है, उसका मानसिक विकास आता है, उसका बौद्धिक विकास आता है, उसका शारीरिक विकास आता है। तो इसमें हर एक जो विकास है उसको ध्यान में रखा जाता है कि उसके किस एरिया में जो प्रोग्रेस है वो सही से हो रही है और कौन सा क्षेत्र है जिसमें बच्चे की जो प्रोग्रेस है, जो उसका विकास है वो सही रूप में नहीं हो रहा। तो मूल्यांकन है जो सतत एवं समग्र या फिर व्यापक मूल्यांकन है वो एक हमेशा चलने वाली जो प्रक्रिया है वो है, ये निरंतर रूप से चलती रहती है, जिसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ अन्य जो पक्ष है एजुकेशन के सभी जो पक्ष है उसका ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्यार्थियों के अध्यापन, शिक्षकों की शिक्षक प्रणाली को सीधे रूप से ये प्रभावित करता है। इस प्रकार जो सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है ये केवल सफलता असफलता की जांच ही नहीं करता, अपितु शिक्षा में सुधार लाने की सहायता भी करता है, क्योंकि हमें इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कमियों का भी पता चलता है। समय समय पर हम उन कमियों में जो सुधार लाने के तरीकों की बात कर सकते हैं, उनमें जो सुधार है वो लाया जा सकता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसके द्वारा ऐसे प्रमाणित किए जाते हैं जिसमें यह प्रमाणित किया जा सकता है कि विद्यार्थी का जो विकास उचित दिशा में हो रहा है या नहीं। तो जब हमें पता चल जाता है कि विकास है वो उचित दिशा में हो रहा है तो विद्यार्थी भी मोटिवेट होते हैं और जो टीचर्स है वो भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब कभी ये होता है कि जो विकास विद्यार्थी का उचित दिशा में होना चाहिए वो अच्छे जो फिर पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा, तो वहां पे जिन कमियों की वजह से, जिन समस्याओं की वजह से वो विकास रुका हुआ है, हम उस समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उन समस्याओं की पहचान करके उसके समाधान के लिए जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली दोष मुक्त तथा विश्वसनीय होनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से मूल्यांकन भी कर सकें और जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए समय पर जो कदम है वो भी उठा सकें। तो इसमें जो व्यापक योजना है या फिर जो निरंतर और जो समग्र मूल्यांकन की योजना है उसमें बहुत सारी जो क्षेत्र हैं, जो बहुत सारी साधनों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में विद्यार्थियों के विकास को आंकने के लक्ष्य, बहुत सारे लक्ष्य हैं, जिसमें हम बात करते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और साइंथिसिस। तो इसमें हम ज्ञान चेक करते हैं बच्चों का, टीचर्स का जो
उनका अधिगम कराने का जो जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम ज्ञान देखते हैं कि किस तरीके से वो ज्ञान है बच्चे को दे रहे हैं, इसमें किस तरीके से उनको समझाया जाता है, कंटेंट किस तरीके से समझ आ रहा है, या फिर जो एप्लीकेशन है, जो प्रयोग है वहाँ पे अनुप्रयोग कैसे हो रहे हैं, या विश्लेषण और जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से कैसे चल रही है। तो ये हमारा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसकी मुझे लगता है कि मूल्यांकन सही रूप में मूल्यांकन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस मूल्यांकन सिस्टम की जो इवैल्यूएशन प्रणाली है इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हर एक स्कूल और कॉलेज में इसे लागू करने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हुई थी तो वो हमारी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी, तो उसमें इस बात पर खासा बल दिया गया था, पूरा जोर दिया गया था कि हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही प्रदान नहीं करनी, बल्कि हमें क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करनी है जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक हो, जिसमें बच्चा एजुकेशन तो ले ही साथ के साथ उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, तो सारी डेवलपमेंट भी साथ में उसकी होनी चाहिए। बच्चा सिर्फ जो किताबों वाली एजुकेशन ही ना ले, बच्चे को जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलना चाहिए। तभी से जो हमारी CCE का जो पैटर्न है, जो इवैल्यूएशन प्रणाली है, वो हमारे स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में लागू हो चुकी है। हम बात करते हैं इसके एम्स की, जो हम बात तो करते हैं कि जो CCE है वो हर स्कूल में लागू होना चाहिए, लेकिन इसके क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम था उसे स्कूल्स में लाने के लिए, जो विद्यार्थियों को इवैल्यूएशन के लिए उसे रिकमेंड करने के पीछे क्या जो एम्स हैं, तो हम बात करेंगे एम्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन की जो निरंतर और जो व्यापक मूल्यांकन है उसकी क्या जरूरत थी, क्या उसके जो उद्देश्य थे। हम सबसे पहले बात करते हैं नियमित और बहुआयामी जांच। नियमित और बहुआयामी जांच, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, मतलब नियमित रूप से चलती रहती है, निरंतर रूप से चलती रहती है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, बहुआयामी जांच है, जिसमें हर एक जो पक्ष है, जब बच्चा एजुकेशन लेता है तो उसकी जो सर्वांगीण विकास के जो भी पक्ष हैं, सभी जो पक्ष की जांच इसमें समय समय पर की जाती है। जो भी वहां पे कमियां लगती हैं, जो समस्याएं लगती हैं, उसका जो समाधान है वो भी साथ के साथ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं विषय और पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य। विषय और पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य जिसमें हम सिलेबस से लेकर जो को करिकुलम है अपना, उस पे जो सामूहिक आधारित सामूहिक कार्य है उसका जो उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से वो कार्य है वो किए जाने चाहिए। आगे हम बात करेंगे शैक्षिक और सह-शैक्षिक संबंधों में या फिर क्षेत्र में संतुलन। शैक्षिक और सह-शैक्षिक जो पक्ष है में संतुलन। तो इसमें जो इवैल्यूएशन जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या बात कही गई कि हमने जब बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, जब बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो उसमें एजुकेशन ऐसी मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम के सभी जो पक्ष हैं उसको ध्यान में रखें। बच्चे की एकेडमिक के साथ साथ उसके जो नॉन एकेडमिक है उनको भी पूरा ध्यान में रखा जाए। अगर हम बच्चों को
सब्जेक्ट वाइज नॉलेज दे रहे हैं तो उसकी जो अदर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हैं, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड है, तो चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, तो हर एक पक्ष है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में कोई ना कोई अपना अलग से टैलेंट होता है। तो हमें बच्चे की जो प्रोग्रेस है, बच्चे की प्रोग्रेस इस हिसाब से करनी है कि बच्चा सफल हो सके अपनी जिंदगी में। तो जब हम ज्यादा एकेडमिक पर जोर देते हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गेम एंड स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, वो आर्ट में अच्छे हो सकते हैं, वो फोटोग्राफी में अच्छे हो सकते हैं, वो कल्चरल वाली एक्टिविटीज में अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो मेन जो उद्देश्य है, अगर हम बात करें तो वो शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों में संतुलन बनाना है, कि हमें बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, उसे भी पूरा पूरा ध्यान में रखना है, ताकि हम बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो अच्छे से हो सके। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों में अच्छी आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अच्छी आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। देखो जैसे ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, तो इसमें विद्यार्थी की जो इवैल्यूएशन है वो भी क्या है, कंटिन्यूसली होता रहता है। वो हम उसको वीकली टेस्ट भी ले सकते हैं, उसको मंथली टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो है अच्छी आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अच्छी आदतों मतलब विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे को मोटिवेट करना कि आप किस प्रकार से अपने आप की जो प्रोग्रेस है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी खास एरिया में, अगर बच्चे को एकेडमिक में प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसको सकारात्मक कर सकते हैं। उसका हम वीकली टेस्ट ले सकते हैं, उसको अच्छे से जो समझाकर उसको उसका सकारात्मक दृष्टिकोण अपनी पढ़ाई के प्रति बना सकते हैं, कि एक अगर पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तो तीसरी अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चा क्या करता है, अपने आप को मोटिवेट करना लगता है, अपनी जो मेहनत है वो ज्यादा कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निरंतर और जो व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली है वो बच्चों में अच्छी आदतें और जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों की प्रगति के विषय के बारे में। उसके जो सूचना है, माता पिता के साथ आदान प्रदान और सहयोग। माता पिता का सहयोग की बात करते हैं हमें। इसका जो उद्देश्य है वो है माता पिता का सहयोग प्राप्त करना। माता पिता का सहयोग। तो जब हमारी जो प्रोग्रेस, जब जो हमारा मूल्यांकन है अगर वो निरंतर चलता रहता है, तो हमें विद्यार्थियों की प्रोग्रेस के बारे में भी निरंतर जानकारी मिलती रहती है। तो हम जो उसकी बच्चे की सिचुएशन है, जो बच्चे की स्थिति है, हम उसकी जो सूचना है वो माता पिता तक भी शेयर करते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है तो हम उसके माता पिता को बताते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है वो क्लास में सही तरीके से चल रहा है, अनुशासन भी बना के रखता है। लेकिन अगर कहीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके माता पिता के साथ भी शेयर करते हैं कि आपका बच्चा है तो वो किस क्षेत्र में जो वीक है, तो हमें जरूरत है आप भी बच्चे के साथ सहयोग करें। या फिर अगर बच्चा किसी एरिया में या एकेडमिक में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जब उसको प्रॉब्लम है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, तो माता पिता के सहयोग से हम उसको रीजन को भी पता लगा लेते हैं। और माता पिता के सहयोग के साथ जो बच्चे की प्रोग्रेस है जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो वो प्रोग्रेस बढ़ाने में भी हम माता पिता के सहयोग से उस चीज में सफल हो जाते हैं कि जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो हर एक एरिया में होती रहे। आगे हम बात करते हैं उसकी विशेषताओं की, कि जो CCE है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये तो थे हमारे 4-5 पार्ट जो हमने इसके एम्स के बारे में बात की। आगे हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं। हम बात करेंगे निरंतर और समग्र जो मूल्यांकन है उसकी विशेषताओं की। Characteristics of continuous and comprehensive evaluation. Characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसीई, कौन कौन सी विशेषता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरंतरता की। निरंतरता, तो जैसा इसके नाम में सबसे पहले वर्ड आता है कंटिन्यूअस, निरंतर। तो ये जो प्रोग्रेस, जो ये इवैल्यूएशन सिस्टम है, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर जब से बच्चे ने एडमिशन लिया है और जब तक उसकी क्लास खत्म नहीं हो जाती, तब तक क्या है, जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो चलता रहता है। हम बच्चे को टेस्ट के हिसाब से उसका इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर उसकी जो एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से हम जो उसकी इवैल्यूएशन है वो करते हैं। तो इसके शिक्षा के क्रम में विद्यार्थियों का आंकलन जिस उद्देश्य की प्रगति की विद्यमान स्थिति ज्ञात करता है, वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वो आंकलन जो मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप में किया जाता है। बच्चों का इवैल्यूएशन उसके टेस्ट लेके होता है, निरंतर होता रहता है। हम बच्चे का क्लास में बिहेवियर देखते हैं, किस बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, और वो चेंज है किस तरीके से हुआ है, वो उचित दिशा में हुआ है या नहीं हुआ। तो इसकी जो विशेषता है वो विद्यार्थी के हर एक पक्ष को लेकर है कि विद्यार्थी ने पढ़ाई में क्या किया, उसने खेलों में क्या किया, उसने जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसमें कैसा रिस्पॉन्स दिया। अगर बच्चे का कोई अन्य भी टैलेंट है, चाहे वो आर्ट को लेकर है, चाहे किसी और दिशा में है, तो विद्यार्थी ने उसमें किस प्रकार से जो पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार से उसकी जो प्रगति हो रही है वो निरंतर हम देखने को मिलती है। हम निरंतर उसको चेक करने हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कि ये चीज है वो निरंतर चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। आगे हम बात करते हैं समग्रता की। समग्रता मतलब हर एक पक्ष को देखना। समग्रता, समग्रता का मतलब होता है हर एक पक्ष को देखना, उसके एकेडमिक जो साइड है उसको भी देखना, उसके गेम एंड स्पोर्ट्स को देखना, उसकी जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसमें देखना, उसके किसी भी क्षेत्र में उसका जो टैलेंट है, उसका बिहेवियर कैसा है, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ कैसा है, उसमें जो विद्यार्थियों के साथ कैसा है। तो हर एक जो उसकी क्षेत्र है उसका एजुकेशन में, स्कूल में आने के बाद या कॉलेज में आने के बाद, तो इसमें हर एक जो क्षेत्र है उसको चेक किया जाता है और उस जो निरंतर है उसका जो मूल्यांकन होता रहता है। तो जो शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो वो शामिल होते हैं, जबकि जो सह शैक्षिक पहलू होते हैं वो जीवन में कौशल, सहपाठचार और अभिव्यक्तियों के मूल जो तत्व होते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार निरंतरता से और समग्रता से इनका जो वैल्यूएशन है वो चलता रहता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि इसका मूल्यांकन 6 महीने बाद या फिर साल में 3 बार होगा, तो हमें उसका जो पूर्ण रूप से जितना डीपली इवैल्यूएशन जब मूल्यांकन हो सकता है उतना नहीं हो सकता, जितना कि अगर हम देखें सप्ताह में एक बार टेस्ट ले लिया या महीने में एक बार टेस्ट ले लिया, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बड़ी इसकी विशेषता है निरंतरता और समग्रता। आगे हम बात करते हैं कि जो इसमें बहुविधि तकनीक का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं हम, बहुविधि तकनीक का प्रयोग। बहुविधि तकनीक का प्रयोग हम इस प्रकार के मूल्यांकन में हम अलग अलग विधियों का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो अगर हम इवैल्यूएशन की
बात करते हैं, इसका प्रयोग हम ऑरली टेस्ट से करवा सकते हैं, हम रिटन टेस्ट से करवा सकते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज से करवा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तकनीक्स और अलग अलग जो मेथड है वो कर सकते हैं। अगर हमने उनका रिटन टेस्ट लेना है तो उनमें अपने जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम जब वो इवेल्युएशन का जो होता है, हम उसमें जो निबंध टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हैं, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन डाल सकते हैं, ऑप्शन टाइप वाले डाल सकते हैं। तो इसमें हर एक जिस भी क्षेत्र का जो इवेल्युएशन करना है तो हम उसी क्षेत्र में बहुविधि जो तकनीक्स है हम उसका यूज कर सकते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन यूनिट या फिर परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। कुछ यूनिट्स में और जो कार्य निष्पादन के कारणों का पता निदानात्मक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है। उसके बाद उपयुक्त रूप से उसका जो औपचारिक शिक्षण है वो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो दिया जाता है। तो जैसे जैसे हम बच्चे को अगर एकेडमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो हमने एक यूनिट उसकी कंप्लीट की तो उसी का हम टेस्ट लेके देख सकते हैं। उसमें हम जो उपचारात्मक साधन है, अगर कहीं कमियां हैं, कहीं जरूरत है हमें उपचार की, तो उपचारात्मक साधन हम वहाँ पे किस तरीके से यूज है वो कर सकते हैं, किस विधि द्वारा हम वहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्रों में आंकलन निर्धारित मानदंडों के आधार पर बहुविधि तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। उसी प्रकार जो शैक्षिक तकनीक है उसमें भी जो बहुविधि तकनीक का प्रयोग है वो किया जा सकता है। तो शैक्षिक और बहुविधि दोनों शैक्षिक और जो शैक्षिक एरिया है, क्षेत्र है, उसमें दोनों में ही बहुविधि जो प्रयोग है वहां पे किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं जो सतत मूल्यांकन प्रणाली है वह शिक्षक की प्रभावकारी कार्यनीतियां नियोजित करने में सहायता करती है। शिक्षक की प्रभावकारी कार्यनीतियां, शिक्षक की प्रभावशाली कार्यनीतियां नियोजित करना। तो इसमें शिक्षक की प्रभावशाली कार्यनीतियां मतलब वो कितने प्रभावी ढंग से जो बच्चों को पढ़ा रहा है, कितने प्रभावी ढंग से उसका जो मूल्यांकन है वो करता है। इसमें प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित करने के लिए शिक्षक द्वारा जो प्रभावशाली कार्यनीतियां हैं वो नियोजित की जा सकती है। शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर हर बार जो क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली जो नीतियां अपनाने की कोशिश करता है। आगे हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन शैक्षिक कमजोरियों को निदान कार्य करने में सहायता करता है। शैक्षिक कमजोरियों का निदान करना, शैक्षिक पक्ष की कमजोरियों का निदान करने में सहायता। देखो हर एक जो बच्चा है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो एकेडमिक में अच्छे नंबर लेकर आए। तो हर एक बच्चे की भी सोच होती है कि उसे एकेडमिक्स में जो अच्छा मिले। तो इस जो मूल्यांकन है सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है वो शैक्षिक कमजोरियों का निदान करने का कार्य भी करता है। उसमें कौन कौन से जो उपचारात्मक कार्य करने हैं, निदानात्मक कार्य करने हैं, उसको करने में सहायता करता है। शिक्षक को अलग अलग विद्यार्थियों की जो टैलेंट होता है, जो शक्तियां होती हैं, उसकी कमजोरियों एवं आवश्यकताओं को पता लगाने में सहायता करता है। क्योंकि किसी भी क्लास में जो एक जैसे विद्यार्थी नहीं होते, कई विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं, कई एवरेज होते हैं और कई हैं कि मतलब ज्यादा कमजोर होते हैं। तो ये जो CCE है उसकी सहायता से जो निरंतर मूल्यांकन के बाद अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाता है कि कौन से विद्यार्थी जो शैक्षिक पक्ष है उसमें कमजोर है और उसका कैसे जो निदान किया जा सकता है, मतलब उनको कैसे जो और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, ताकि शिक्षक जो हर एक विद्यार्थी की जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, उसे पूरा करने में सफल हो सके। तो यह शिक्षक को तत्काल फीडबैक उपलब्ध कराता है
जिसमें शिक्षक जो है फैसला कर सकता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समुच्ची कक्षा को फिर से कैसे पढ़ाई जाए, कैसे और अच्छे तरीके से पढ़ाई जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को वो टॉपिक आसानी से समझ आ जाए, तथा केवल या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाए जिनको किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है। तो इस प्रकार विद्यार्थी जो मूल्यांकन है वो विद्यार्थियों का जो शैक्षिक पक्ष है उसे सुधारने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि विद्यार्थी अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। विद्यार्थी अपनी शक्तियों विद्यार्थी अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। शक्तियों एवं कमजोरियों। अब देखो, जैसे टीचर को पता चल जाता है कि विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी किस पक्ष में कमजोर है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपनी परफॉर्मेंस से पता चल जाता है जब उनकी निरंतर इवैल्यूएशन होती रहती है कि कौन से एरिया में, कौन से पक्ष में वो कमजोर है और किस पक्ष में वो स्ट्रांग है, किस कहाँ पे उनको चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो यह विद्यार्थियों की अच्छी अध्ययन की आदतें विकसित करने में काफी सहायता करता है, ताकि विद्यार्थी अपनी जो कमजोरियों को पहचान कर उसके लिए जो समाधान है वो कर सके, अपनी कमजोरियों को दूर कर सके। तो गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है विद्यार्थियों को। जब विद्यार्थियों को समय समय पर अपनी कमजोरियों का पता चलेगा तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसका उपचारात्मक कार्य करेंगे, उसके लिए ज्यादा जो आदतें डालेंगे पढ़ने की, और वो क्या है अपनी कमियों को दूर करके जो उनका प्राप्त लक्ष्य है उस लक्ष्य के नजदीक जाएंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो अपने आप को अभिप्रेरित करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। आगे हम बात करते हैं अभिरुचियों एवं प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की पहचान करना। जो विद्यार्थी की जो रुचियां हैं, रुचियों को पहचानना, रुचियों की पहचान करना। जो विद्यार्थी की शक्तियां होंगी वही विद्यार्थी की रुचियां होंगी, क्योंकि जिस विषय में विद्यार्थी की रुचि ज्यादा होती है तो वही विषय क्या होता है, विद्यार्थी ज्यादा जल्दी समझ लेता है और ज्यादा जो अच्छे तरीके से समझ लेता है। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन है, इसकी क्या विशेषता है कि रुचियों को पहचान करके विद्यार्थियों को उसी रुचियों पर ज्यादा जो काम करने की जो प्रेरणा है वो प्रदान करते हैं, ताकि यह अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक हो सके, और जो विद्यार्थी है वो अपने किसी जो स्पेसिफिक उनका एरिया है, जो स्पेसिफिक जो पक्ष है उस पर ज्यादा ध्यान लगाए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आगे आने वाली जिंदगी में वो उसमें रोजगार के लिए भी सहायता कर सकता है, उसका पर्सनल जो काम है उसके लिए भी सहायता कर सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन था। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने अपने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के मीनिंग की बात की और इसके क्या क्या एम्स हैं कि इवैल्यूएशन जो निरंतर है, व्यापक या फिर निरंतर और जो समग्र इवैल्यूएशन है वो क्यों होना चाहिए हमारी एजुकेशन में, उसके क्या उद्देश्य है और क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे।